आज का हमारा टॉपिक है शीत युद्ध का दौर। ये हमने राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की NCERT की पुस्तक विश्व राजनीति से लिया है और इसमें हम पढ़ेंगे कि शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध कैसे शुरू हुआ। शीत युद्ध के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी कुछ पढ़ा है। अब एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि शीत युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की, जिसका समय था 1914 से लेकर 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सी जन धन की हानि हुई थी, लेकिन उसके बावजूद द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ जो 1939 में शुरू हुआ और उसका जो समाप्ति का वर्ष था वो था 1945। इस युद्ध के अंदर भाग लेने वाले जो राष्ट्र हैं उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत पक्ष थे। मित्र राष्ट्रों में यदि हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे और इन्होंने जर्मनी, इटली और जापान के खिलाफ युद्ध किया। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर एक और महत्वपूर्ण घटना हुई कि अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम का यूज़ किया और ये भी तब किया जब युद्ध समाप्त होने वाला था। यानी जापान ने जब अपना जो समर्पण कर दिया था उस समय अमेरिका ने परमाणु बम का उपयोग किया, जबकि वो परमाणु बम का उपयोग नहीं करते तो भी जापान ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने जापान के दो जो शहर थे नागासाकी और हिरोशिमा, उसके ऊपर परमाणु बम गिराए और वो परमाणु बम केवल 10 और 15 किलोवाट के थे, लेकिन उनसे होने वाली जो हानि है उससे जापान आज तक नहीं उभरा है। द्वितीय विश्व युद्ध तो इसी के साथ समाप्त हो गया, लेकिन उसके साथ शुरू हो गया शीत युद्ध। इसके अंदर जो मेन भूमिका निभाई वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में एक दूसरे के साथ थे और उन्होंने धुरी राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। लेकिन अमेरिका द्वारा परमाणु बम का उपयोग करने के बाद सोवियत संघ को शंका हो गई कि संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है और परमाणु बम का उपयोग करके उसने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। इसका विरोध करने के लिए उन्होंने भी हथियारों को जमा करना, हथियारों को बनाना और इस तरह से कार्य करना शुरू कर दिया, गठबंधन शुरू कर दिया, ताकि अमेरिका का जो विरोधी गुट है वो सशक्त हो सके। तो शीत युद्ध क्या है? अब हम बात करते हैं शीत युद्ध क्या है, कैसे शुरू हुआ, ये हमने पढ़ लिया। अब बात है कि शीत युद्ध क्या है। तो शीत युद्ध होता है युद्ध जैसी स्थिति जिसमें युद्ध तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब युद्ध हुआ, अब युद्ध हुआ। दोनों पक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर तरह का प्रयास करते हैं। तो युद्ध तो नहीं होता, लेकिन तनाव की स्थिति होती है। अब ये तनाव की स्थिति क्यों पैदा हुई, इसके कुछ और भी कारण हैं, तो उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है महाशक्ति बनने की होड़। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और सोवियत संघ है, दोनों में एक कंपटीशन शुरू हो गया, एक होड़ शुरू हो गई कि विश्व के अंदर महाशक्ति उसको बनना है। तो पहला तो इन दोनों के अंदर महाशक्ति बनने की होड़। दूसरा यदि हम देखें तो पृथक विचारधारा, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। संयुक्त राज्य अमेरिका उदारवादी विचारधारा का राज्य है और सोवियत संघ साम्यवादी, इसमें कुछ समाजवादी विचारधारा भी शामिल है। ये दोनों विचारधाराएं बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत हैं, क्योंकि उदारवादी, लोकतांत्रिक और पूंजीवादी, तीनों का तात्पर्य लगभग समान सा है। ये निजीकरण का समर्थन करते हैं, अर्थात जो उत्पादन के साधन हैं उनके निजीकरण का, प्राइवेट सेक्टर का समर्थन करते हैं। लेकिन जो साम्यवादी व्यवस्था होती है, समाजवादी व्यवस्था होती है, वो निजीकरण का विरोध करके उत्पादन के साधनों पर सरकार के नियंत्रण का समर्थन करती है। तो इस तरीके से इनमें
महाशक्ति बनने के साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी शीत युद्ध की स्थिति हो गई। सोवियत संघ ने साम्यवाद का प्रचार किया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने उदारवाद का प्रचार किया। इस तरीके से इन्होंने छोटे छोटे देशों में अपनी विचारधारा का प्रचार करना शुरू कर दिया और छोटे छोटे देशों को अपने गुट में शामिल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमने भारत का नक्शा, विश्व का नक्शा देखा है जिसमें रूस और अमेरिका के बीच में यूरोप आता है। अब यूरोप के आधे देश हैं वो तो रूस के साथ, सोवियत संघ के साथ हो गए, साम्यवादी विचारधारा के साथ हो गए, उनको पूर्वी गठबंधन कहा गया। लेकिन पश्चिमी जो देश थे यूरोप के, उन्होंने उदारवादी विचारधारा को अपनाया, इसलिए उनको पश्चिमी गठबंधन कहा गया। इस तरह यूरोप भी दो गुटों में बट गया। और 1961 की यदि हम बात करें तो महत्वपूर्ण घटना हुई, जर्मनी दो भागों में बट गया। जर्मनी के अंदर, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी गई जिसके द्वारा जर्मनी दो भागों में बट गया। पूर्वी जर्मनी साम्यवादी व्यवस्था का समर्थक था और जो पश्चिमी जर्मनी था वो उदारवादी विचारधारा का समर्थक था। तो इस तरीके से दो गठबंधन बन गए, एक पूर्वी गठबंधन और एक पश्चिमी गठबंधन। इन गठबंधनों में जो देश शामिल थे वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सभी प्रयास कर रहे थे। तो इन्होंने कौन कौन से प्रयास किए हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो इन्होंने सैन्य गठबंधन किया। सैन्य गठबंधन के अंदर यदि हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व की बात करें, तो इन्होंने गठबंधन किया है वो है नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि सैन्य संगठन जो इन्होंने बनाया। उसमें ये कहा गया कि यदि किसी भी एक देश पर यदि हमला होता है तो उसे सभी देशों पर हमला माना जाएगा और सभी देश मिलकर के उस हमले का जवाब देंगे। इसी तरह सोवियत संघ ने भी जो वार्सा संधि की, उस वार्सा संधि में भी इन्होंने सैन्य संगठन बनाया। तो इस तरीके से सैन्य संगठन तैयार हो गया। अब हम देखें कि शक्ति संतुलन के लिए ये एक दूसरे से बढ़कर के हथियार बना रहे थे। यदि किसी एक ने मिसाइल बनाई तो दूसरा उससे भी ज़्यादा पावर वाली मिसाइल बनाने के लिए कार्य करता है। इनके बीच में तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि विश्व के जो अन्य विकास, खासतौर से जो विकासशील देश थे, जो अल्प विकसित देश थे, उनके अंदर एक भय व्याप्त हो गया कि अगर विश्व युद्ध हो गया तो उनका क्या होगा। विचारधारात्मक संघर्ष तो था ही था, एक दूसरे को ये संदेह की दृष्टि से भी देखने लग गए। अब जो छोटे देश थे, अल्प विकसित देश थे या विकासशील देश थे, उन्होंने इनके साथ रहना क्यों स्वीकार किया और इन्होंने उनको अपने साथ क्यों शामिल किया, इसके भी कारण हैं कि अल्प विकसित देशों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी गठबंधन बनाए और सोवियत संघ ने भी गठबंधन बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि सबसे पहले तो ये ऐसे देश थे, संयुक्त राज्य अमेरिका की और सोवियत संघ की बात करें तो उद्योगों का इनमें विस्तार हुआ था और इनको कच्चे माल की, खनिज तेल की और प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता थी और वो प्राकृतिक संसाधन इन्हें इन देशों से मिल सकता था। दूसरा था, इनको अपने सैनिक अड्डे स्थापित करने के लिए भूक्षेत्र चाहिए था और वो भूक्षेत्र इन्हें इन देशों में प्राप्त हो सकता था जिससे ये दुश्मन के सैन्य ठिकानों की जासूसी कर सके। इसके अलावा इन्होंने जो हथियार बनाए थे उन हथियारों की बिक्री के लिए भी इन्हें बाजार चाहिए था और इन देशों की खरीदने से इनको बहुत फ़ायदा हो सकता था। ये हथियारों की बिक्री इन देशों में कर सकते थे। इसके साथ साथ विचारधारा का प्रसार भी, संयुक्त राज्य अमेरिका उदारवादी विचारधारा का प्रचार करता है तो सोवियत संघ अपने जो गठबंधन वाले देश हैं उनमें साम्यवादी विचारधारा का प्रसार करता है। इसके बाद हम बात करें कि ये अपनी सेना को इन देशों में रखते हैं तो उन सेनाओं का जो खर्चा होता है वो भी वही देश उठाता है, तो इस तरीके से आर्थिक मदद भी होती है। इन कारणों से ये जो दोनों महाशक्तियाँ थी ये छोटे छोटे देशों को अपने गठबंधन में शामिल कर रही थी
और हर बार एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे के साथ शक्ति संतुलन के लिए, सैन्य संगठन के लिए ये इस तरह के कार्य करते थे कि विश्व में एक अघोषित युद्ध की स्थिति बन गई और सबको ये लगने लगा था कि अब युद्ध होगा, तब युद्ध होगा। तो इस तरीके से युद्ध जैसी स्थिति, लेकिन युद्ध नहीं हो। अब इस युद्ध नहीं हो इसका एक कारण था, उसको हम अपरोध के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ये अपरोध क्या होता है। तो देखिए, दोनों जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ है, परमाणु शक्ति संपन्न संगठन है और ये जानते हैं कि अगर किसी एक ने भी यदि परमाणु हथियार का उपयोग किया तो दूसरा अगर बचे हुए परमाणु हथियारों का उपयोग कर लेगा तो दोनों देशों में से किसी का पता नहीं रहेगा, ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा देश जीता और कौन सा देश हारा, क्योंकि इतनी हानि होगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और यही कारण इन्हें रोक रहा था, जिसे हम अपरोध के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार आज हमने शीत युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले टॉपिक में हम चर्चा करते हैं कि छोटे देशों ने इन संगठनों में शामिल होना क्यों स्वीकार किया।